हमारे भारत देश में आजादी आई 15 अगस्त 1947 को, तो उस समय 10 करोड़ रुपए की दवाएं देश में इस्तेमाल होती थी। आप हैरान हो जाएंगे ये जानकर कि आजादी जब आई इस देश में तो मात्र 10 करोड़ रुपए की दवाएं इस्तेमाल होती थी। आजादी आने के लगभग 4-5 वर्षों के बाद 1952 तक आते आते 70 करोड़ रुपए की दवाएं इस्तेमाल होने लगी। फिर पंचवार्षिक योजना पूरी हुई। 1957 के आते आते इस देश में 110 करोड़ की दवाएं इस्तेमाल होने लगी। फिर दूसरी पंचवार्षिक योजना, तीसरी पंचवार्षिक योजना, अभी होते होते हमारे देश में करीब 11 पंचवार्षिक योजनाएं पूरी हुई हैं। और अब हमारे देश की सरकार बोलती है कि 40,000 करोड़ रुपए की दवाएं बाजार में इस्तेमाल हो रही हैं। हमारी सरकार का ये कहना है कि ये 40,000 करोड़ का जो व्यापार है दवाओं का, ये वो है जिसके बारे में सरकार को जानकारी है, जिसके बारे में हमारे देश की संस्थाओं को जानकारी है। माने ये सफेद व्यापार है, ये व्हाइट मनी का पैसे का व्यापार है। और अगर इसमें ब्लैक वाला जोड़ दिया जाए जिसके बारे में सरकार को भी पता नहीं है, तो उनका ये कहना है कि ये कुछ भी हो सकता है। आंकड़ा 80,000 करोड़ हो सकता है, 1 लाख करोड़ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब हमारे देश के बारे में आजादी के बाद पिछले 63 वर्षों में भारत सरकार के द्वारा समय समय पर कई विशेषज्ञों के दल गठित किए गए थे और हर एक विशेषज्ञों के दल को ये कहा गया था कि भारत देश की जरूरतों के अनुसार ये बताएं कि कितनी दवाएं बहुत जरूरी हैं इस देश के लोगों को। सबसे पहले हमारे देश की सरकार ने एक कमीशन बनाया जिसका नाम था जस्टिस हाथी कमीशन। उसको भारत सरकार हाथी कमेटी भी कहती है। एक जस्टिस हाथी हुआ करते थे हमारे देश की न्याय व्यवस्था में, बहुत ईमानदार व्यक्ति के रूप में उनका पहचान था। तो उनकी अध्यक्षता में सबसे पहली बार जब कमीशन बनाया इस देश में और इस बात की जांच कराई गई कि बाजार में जो दवाएं बिक रही हैं, इनमें से कितनी दवाएं हैं जो बहुत काम की हैं, जो बहुत जरूरी हैं, जिनके बिना किसी का इलाज नहीं हो सकता, जीवन रक्षक हैं, बहुत आवश्यक हैं। तो जस्टिस हाथी ने हमारे देश के सभी बड़े विशेषज्ञों को बुलाया अपने सामने और विशेषज्ञों को उन्होंने ये कहा, निवेदन किया कि आप छोटे छोटे समूह बनाइए और भारत देश में जितनी बीमारियां हैं उन बीमारियों के अनुसार दवाओं की एक सूची बना के दीजिए कि कितनी दवाएं हैं जो भारत के मरीजों के लिए बहुत आवश्यक हैं, जीवन रक्षक हैं। तो आपको सुन के हैरानी होगी, सारे विशेषज्ञों ने मिलकर एक सूची तैयार की जिसमें 117 दवाओं के नाम दिए गए और ये कहा गया कि ये 117 दवाएं बहुत जरूरी हैं, बहुत काम की हैं। इन दवाओं के बिना किसी भी मरीज का इलाज नहीं हो सकता, ये तो बहुत आवश्यक है, जीवन रक्षक है। तो उन 117 दवाओं की सूची को जारी किया गया और सरकार की तरफ से सभी चिकित्सकों को ये निवेदन किया गया कि आप ध्यान रखें, अपने मरीजों को जब दवाएं आप लिखते हैं, प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, तो आप इन 117 दवाओं के बाहर जाने की कोशिश ना करें, क्योंकि यही दवाएं सारे देश के विशेषज्ञों ने आम राय से तय की हैं। वो सरकार ने तय नहीं की थी, हमारे देश के आपके जैसे डॉक्टर विशेषज्ञों द्वारा तय की गई थी। फिर क्या हुआ, जस्टिस हाथी कमीशन की ये रिपोर्ट आई तो सारे बाजार में हल्ला हो गया और दवा बनाने वाली कंपनियों ने इस रिपोर्ट को खारिज करने की ताकत लगा दी और सरकार के ऊपर इतना दबाव डाला कि इस रिपोर्ट को सरकार कभी ना माने। लेकिन भारत सरकार ने उस रिपोर्ट को जारी किया और सारे देश के विशेषज्ञ डॉक्टरों को यह पता चला कि 117 दवाएं बहुत जरूरी हैं, भारत की जलवायु के अनुसार, भारत के वातावरण के अनुसार, यहाँ के लोगों को होने वाले जो रोग हैं, जो बीमारियां हैं, उनके अनुसार। आपको सुन के हैरानी होगी कि इन 117 दवाओं की सूची जब मैंने देखी तो सर्दी खांसी जुकाम से लेकर सबसे खराब बीमारियां जो हमारे यहाँ मानी जाती हैं, जिनको जानलेवा बीमारी हम कहते हैं, जैसे कैंसर है, तो सर्दी खांसी जुकाम से लेकर कैंसर तक की बीमारियों को सारा कवर करने वाली ये दवाएं हैं 117। सरकार ने फिर एक कानून बना दिया इस देश में कि जो भी कंपनी दवा का लाइसेंस मांगेगी सरकार से, उसके ऊपर पहले से ये एक
ऑब्लिगेशन होगा, पाबंदी होगी कि इन 117 दवाओं का उत्पादन उस कंपनी को जरूर करना पड़ेगा और बाकी कोई और दवा वो बनाना चाहे तो उसके लिए सरकार सोचेगी। तो जरूरी दवाओं का उत्पादन इस तरह से इस देश में शुरू हुआ, कानून की मदद से, कानून के माध्यम से, और धीरे धीरे भारत के लोगों को जरूरी दवाएं उपलब्ध होने लगी। आजादी जब आई थी और उसके लगभग पहली पंचवार्षिक योजना के पूरा होने तक ज्यादातर जरूरी दवाएं बाहर से आयात होती थी, विदेशों से आती थी। लेकिन ये कानून जब बन गया हमारे देश में तो विदेशों से आयात होने वाली दवाओं की संख्या लगातार घटती गई और धीरे धीरे देश में ही उत्पादन बढ़ता चला गया और मरीजों को सस्ती कीमत पर उपलब्ध दवाएं हो गईं जो बहुत जरूरी थी। फिर हमारे बाजार में एक नया दौर आया और बहुत सारी विदेशी कंपनियों ने हमारे देश में एक साथ प्रवेश किया। हमारे देश की सरकार की नीति बदल गई। पहले हमारे यहाँ नीति ये हुआ करती थी कि विदेशी कंपनियों के हाथ में दवाओं के उद्योग को न छोड़ा जाए, देश की कंपनियों पर भरोसा किया जाए, स्वदेशी के रास्ते पर आगे बढ़ा जाए, स्वावलंबी देश को बनाया जाए दवाओं के उत्पादन में, क्योंकि दवा एक ऐसी संवेदनशील वस्तु है जिसका उत्पादन अगर आपके हाथ में नहीं है, किसी दूसरे के हाथ में है, तो वो कभी भी आपको ब्लैकमेल कर सकता है। मान लीजिए देश में कोई महामारी फैल गई, प्लेग फैल गया। अब आप कल्पना करिए कि प्लेग में काम आने वाली दवाएं अगर किसी विदेशी कंपनी के हाथ में है, सारा उत्पादन किसी विदेशी कंपनी के एकाधिकार में है, या विदेशी कंपनी पूरी तरह से आयात करके उस दवा को लाती है, तो महामारी के समय में वो कंपनी सरकार के साथ बोलेगी कि भाई ये 100 रुपए की दवा है, हम तो इसको 1000 में बेचेंगे, 10,000 में बेचेंगे, आपकी मर्जी है तो लीजिए, नहीं है तो नहीं लीजिए। तो सरकार के हाथ पैर फूल जाएंगे। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? क्योंकि दवा के व्यापार पर और उसके मूल्य पर पूरा नियंत्रण सरकार का अगर नहीं है और किसी विदेशी कंपनी के हाथ में कोई एक मोनोपोली आइटम आ गया जिसको वो कंपनी पूरी तरह से मुनाफेखोरी में बदल देगी, तो आपके लोग तो मर जाएंगे बिना दवा के, बहुत महंगी दवाएं हो जाएंगी। और विदेशी कंपनियां अक्सर ऐसे समय का इंतजार करती रहती हैं कि कब कोई बड़ी महामारी फैले। कई बार तो महामारी फैला दी जाती है ताकि उनकी दवाएं बड़े पैमाने पर बिक सके। तो भारत देश की संसद ने इस विषय पर बहुत बहस की। श्रीमती गांधी जब देश की प्रधानमंत्री बनी तो उनका पहला लक्ष्य ये था कि गरीब लोगों को सस्ती दवाएं, जीवन रक्षक दवाएं, आवश्यक दवाएं कम से कम कीमत पर उपलब्ध होनी चाहिए। ये उनके 20 सूत्री कार्यक्रमों में से एक कार्यक्रम था और उन्होंने इसके लिए पूरी ताकत लगाई और पूरी ईमानदारी से काम किया और उसका परिणाम निकला कि भारत दवाओं के उत्पादन में 1970 तक आते आते आत्मनिर्भर हो गया। पहले जहां हम विदेशों से आयात करते थे अधिकतर दवाएं, फिर यहीं बनने लगी सारी दवाएं। बाद में क्या हुआ, 1990-91 से हमारे देश की सरकार ने नीति में बदलाव किया और ऐसा बदलाव कर दिया कि विदेशी कंपनियां ज्यादा से ज्यादा व्यापार कर सकें, बाहर से आ सकें, और दवा के क्षेत्र को भी विदेशी कंपनियों के लिए बड़े पैमाने पर खोल दिया गया। नतीजा ऐसा खराब निकला कि भारत के बाजार में दवाओं की बाढ़ आ गई। जैसे जैसे कंपनियां बढ़ी वैसे वैसे दवाएं बढ़ी। पहले विदेशी कंपनियां बहुत नियंत्रित थीं, फिर उन पर नियंत्रण खत्म हुआ, अंधाधुंध विदेशी कंपनियां बाजार में आई और उन्होंने बाजार में ऐसी ऐसी दवाएं लाके डालना शुरू किया जिनकी कोई जरूरत नहीं दूर दूर तक, जो बेकार की हैं, गैर जरूरी हैं, जिनको आप इरेशनल कह सकते हैं, इरेलीवेंट कह सकते हैं। ऐसी दवाओं का पूरा बाजार भर गया। अभी भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार मैं आपसे बात कर रहा हूं, हमारे देश की सरकार का यह कहना है कि बाजार में 84,000 फॉर्मुलेशंस हैं जो बिक रहे हैं और हाथी कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार मात्र 117 दवाएं हैं जो बहुत जरूरी हैं और आवश्यक हैं जीवन को बचाने के लिए। 117 दवाएं जरूरी हैं, आवश्यक हैं जीवन को बचाने के लिए, और बाजार में 84,000 फॉर्मुलेशंस बिक रहे हों, तो किसी भी डॉक्टर को यह चुनाव करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि क्या जरूरी है और क्या गैर जरूरी है। हाथी कमीशन की रिपोर्ट में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक संशोधन किया। WHO के विशेषज्ञों की एक टीम भारत आई थी और भारत सरकार के साथ उनका लंबा वार्तालाप हुआ।
तो डब्ल्यूएचओ के विशेषज्ञों का यह कहना था कि ये जस्टिस हाथी कमीशन की रिपोर्ट काफी पुरानी है, अब तो समय के अनुसार कुछ नई बीमारियां आ गई हैं, तो उन नई बीमारियों के अनुसार दवाओं की संख्या बढ़नी चाहिए। तो भारत सरकार ने डब्ल्यूएचओ के विशेषज्ञों को कहा कि आप अच्छा बना दीजिए, एक दूसरी सूची बना दीजिए जो भारत की आज की जरूरत के अनुसार से बहुत आवश्यक दवाओं की सूची हो, जो जीवन आवश्यक दवाओं की सूची हो। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के विशेषज्ञों ने एक दूसरी सूची तैयार की। इस दूसरी सूची में उन्होंने जस्टिस हाथी कमीशन वाली पहली सूची को शामिल किया जिसमें 117 दवाएं हैं, उसके बाद कुछ अतिरिक्त दवाओं को जोड़ दिया। तो अब भारत देश में जीवन आवश्यक दवाओं की सूची बढ़कर 450 हो गई है। माने भारत की बीमारियों के लिए, भारत के मरीजों के लिए, भारत की आबोहवा और जलवायु को ध्यान में रखते हुए कुल दवाओं की जो जरूरत है हमें वो 450 मात्र है। माने 450 दवाओं में सर्दी खांसी जुकाम से लेकर अब कैंसर तक की सब बीमारियों का इलाज हो सकता है। और डब्ल्यूएचओ के विशेषज्ञों का यह कहना है कि लगभग 150 बीमारियां भारत में प्रमुखता से पाई जाती हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम भारत के सभी इलाकों में। इनमें महामारियों को शामिल नहीं किया गया है, एपिडेमिक्स इसमें नहीं है। तो वो कहते हैं कि पूरे भारत में उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम लगभग 150 बीमारियां हैं और इनमें कैंसर जैसी भी गंभीर बीमारियां हैं, सर्दी खांसी जुकाम जैसी साधारण हैं। इन सबका कुल मिलाकर इलाज करने के लिए 450 से ज्यादा दवाओं की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो डब्ल्यूएचओ की एक रिपोर्ट है, वो ये कहती है कि 450 दवाएं चाहिए। भारत देश में जस्टिस हाथी कमीशन की रिपोर्ट है, वो कहते हैं 117 दवाएं काफी हैं। अगर हम डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट को अधिकतम मान के बात करें तो 450 दवाओं से ज्यादा इस देश को अब जरूरत नहीं है। अब इस देश में 84,000 फॉर्मुलेशन क्यों बिकने चाहिए फिर? लेकिन ये बिक रहे हैं। वास्तविकता यही है, सच्चाई यही है। जब सरकार के विशेषज्ञों के सामने हमारे जैसे लोग बात करते हैं कि आपकी रिपोर्ट कहती है 450 से ज्यादा दवाएं नहीं होनी चाहिए, फिर बाजार में 84,000 दवाएं क्यों हैं? तो ज्यादातर सरकारी अधिकारी और विशेषज्ञ दबे जुबान में एक बात कहते हैं कि देखिए, भारत में कुछ भी हो सकता है। यहां भ्रष्टाचार, करप्शन इतने बड़े पैमाने पर है कि किसी भी कंपनी को कुछ भी दवाएं बेचने का, कुछ भी दवाएं बनाने का बहुत आसानी से लाइसेंस मिल सकता है और विदेशी कंपनियों को तो और जल्दी मिल सकता है, क्योंकि हमारी सरकार ऐसा मानती है कि विदेशी कंपनियां जब आती हैं तो वो सब अच्छा ही अच्छा करती हैं, खराब कुछ करती ही नहीं है। इसलिए विदेशियों को तो कोई भी लाइसेंस बड़ी आसानी से मिल जाता है। तो एक एक दवा कंपनी को हजारों दवाओं के लाइसेंस मिले हुए हैं। उस चक्कर में 84,000 फॉर्मुलेशन बाजार में बिक रहे हैं और हजारों करोड़ रुपए हमारे लोगों की जेब से निकालकर ये कंपनियां अपने अपने देशों में ले जा रही हैं। ध्यान इस बात का दें कि मात्र 450 की जरूरत है और 84,000 फॉर्मुलेशन बाजार में है। तो कितने बड़े पैमाने पर गैर जरूरी दवाएं, इर्रेशनल दवाएं, इर्रेलीवेंट दवाएं बाजार में उपलब्ध हैं और मरीज उनको खाने के लिए मजबूर हैं। अब ये जो सारा खेल चल रहा है, इस खेल में एक बहुत बड़ी कड़ी हजारों लाखों चिकित्सक हैं और वो कड़ी क्या है? ये सारी दवाएं जो बिक पाती हैं बाजार में, उसमें चिकित्सकों की बहुत बड़ी मदद लगती है। अगर चिकित्सक के प्रेस्क्रिप्शन में दवाएं नहीं लिखी जाएं तो आसानी से वो बिक नहीं सकती हैं। तो इन कंपनियों को दवाओं के बिजनेस में हजारों लाखों प्रतिशत का मुनाफा कमाना होता है। आप सुन के हैरान हो जाएंगे, किसी भी व्यापार में हजारों प्रतिशत के मुनाफे नहीं होते। अगर आप सोने का व्यापार करें तो सोने के व्यापार में मुनाफे के प्रतिशत 10, 15, 20 से लेकर 50, 60% तक, बहुत अधिक तो 100% तक। चांदी का व्यापार करें, प्लेटिनम का व्यापार करें, कोयले का व्यापार करें, लोहे का व्यापार करें, स्टील का व्यापार करें, हवाई जहाज बनाने के उद्योग में लगने वाले जो अन्य पदार्थ हैं, मेटल हैं, उनका व्यापार करें, किसी भी व्यापार में 10, 20, 50% से लेकर 100, 200% के मुनाफे होते हैं। लेकिन ये दवाओं का व्यापार, इसमें मुनाफे 10, 20, 50% में नहीं होते, 20-20 हजार प्रतिशत में होते। दुनिया में दवाओं के व्यापार पर सबसे बड़ा कब्जा रखने वाली जो अमेरिका की और यूरोप की बड़ी कंपनियां हैं, जैसे मैं नाम लेके कहूं, एक फाइजर नाम की कंपनी है,
एक रोश नाम की कंपनी है, वोरोबैल्कम नाम की कंपनी है, ग्लैक्सको स्मिथ लाइन बीचम नाम की कंपनी है। ऐसी 100 बड़ी कंपनियां दुनिया की, जिनकी सूची हर साल जारी की जाती है दुनिया भर में, ऐसी 100 दवा कंपनियों की मैं बैलेंस शीट देख देख के कुछ हिसाब